हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोकेम क्लासेस विद ज्योति ब्राक्टा। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 फ्रॉम क्लास 10th, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स में आपके एग्जाम्पल्स है आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड कॉपर। और नॉन मेटल्स में आपके एग्जाम्पल्स है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। देन कम्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की, और देखेंगे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है लस्टर। मेटल्स आर लस्टर्स और हैविंग शाइनिंग सरफेस, बट नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टर्स एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन जो है वो लस्टर्स नॉन मेटल होती है। नेक्स्ट इज हार्डनेस। मेटल्स आर जनरली हार्ड except sodium, lithium and potassium. They are called soft metals and they can be cut with knife. And non-metals are generally soft except diamond, which is a form of carbon and is the hardest natural substance. Next is state. जो metals होते हैं वो solid state में exist करते हैं except mercury जो कि liquid state में exist करती है, और जो non metals होते हैं वो solid या फिर gaseous state में exist करते हैं except ब्रोमीन। और जो ब्रोमीन होती है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। तो आपके लिक्विड मेटल का एग्जाम्पल होती है मर्करी, और लिक्विड नॉन मेटल का एग्जाम्पल होती है ब्रोमीन। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी। मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, और इस प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी बोलते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन मेलिएबल होते हैं। और मेलिएबिलिटी में आपके एग्जाम्पल्स है गोल्ड एंड सिल्वर। यहाँ पर आप इमेज में देखो, गोल्ड को क्या किया गया है, थिन शीट में कन्वर्ट किया गया है, और इस प्रॉपर्टी को हम मेलिएबिलिटी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं। और इसमें आप एग्जाम्पल देख लो, ये कॉपर वायर्स है, कॉपर को यहाँ पर वायर में कन्वर्ट किया गया है, और इस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी बोलते हैं। और इसमें एग्जाम्पल्स है आपके सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर एंड गोल्ड भी अच्छे डक्टाइल मेटल्स होते हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और जो बेस्ट कंडक्टर्स होते हैं आपके वो होते हैं सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड। और जो पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के मेटल्स में वो है आपके लेड एंड मर्करी। और जो नॉन मेटल्स है वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपकी क्या है, एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की, और कार्बन आपका क्या है, नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल की एलोट्रोपिक फॉर्म होते हुए भी ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर होती है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। फिर उसके बाद आती है डेंसिटी। जो मेटल्स होते हैं दे हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, और जो नॉन मेटल्स होते हैं दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। फिर नेक्स्ट इज सोनोरस। मेटल्स प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस, बट नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। फिर उसके बाद आते हैं ऑक्साइड्स। मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड। और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, एग्जाम्पल्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद आती है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एयर। तो जब मेटल एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करती है तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल में देख लो, कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया और ब्लैक कलर्ड कॉपर ऑक्साइड फॉर्म किया। रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल इज डिफरेंट विद ऑक्सीजन। ओके, जो आपके सोडियम पोटेशियम होते हैं वो विग्रसली रिएक्ट करते हैं एयर के साथ या फिर ऑक्सीजन के साथ में, और फायर को भी कैच कर सकते हैं, इसीलिए इनको केरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सरफेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, इसीलिए इनकी जो रिएक्टिविटी होती है ऑक्सीजन के साथ में वो थोड़ी सी कम होती है। आयरन डू नॉट बर्न बट आयरन फीलिंग बर्न vigorously. Copper does not burn but is coated with black copper oxide. गोल्ड एंड सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। गोल्ड और सिल्वर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्ट कर सकते हैं। इसमें इसमें आपका एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड ने HCl के साथ
रिएक्ट किया जो कि आपका क्या है, एसिड है, और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड एंड वाटर फॉर्म किया। और उसी तरह से इसने फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यानी कि बेस के साथ रिएक्ट किया और सोडियम एल्यूमिनेट एंड वाटर फॉर्म किया। ठीक है, तो इनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। जब मेटल्स वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है और हाइड्रोजन फॉर्म होता है। फिर जो ये मेटल ऑक्साइड है ये फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर देख लो रिएक्शन में सोडियम ने वाटर के साथ में रिएक्ट किया और आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ और साथ में आपकी क्या हुई, हीट इवॉल्व हुई इस रिएक्शन में। ठीक है, अब जो मेटल्स है वो वाटर के साथ में डिफरेंट कंडीशंस पर रिएक्ट करते हैं। जैसे कुछ मेटल्स जो है आपके जैसे सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगी। जो आपके एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेगी। जो आपके मैग्नीशियम है वो हॉट वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा। और जो आपके सिल्वर, कॉपर, गोल्ड एंड लेड है ये कोई रिएक्शन नहीं देंगे वाटर के साथ में। फिर उसके बाद नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड देन इट फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। जो कॉपर, सिल्वर एंड मर्करी होते हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करते। तो यहाँ पर एग्जांपल देखो आप, आयरन ने रिएक्ट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में और आपका सॉल्ट एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। जब आपका मेटल ए रिएक्ट करेगा सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी के साथ तो सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए एंड मेटल बी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपके आयरन ने रिएक्ट किया कॉपर सल्फेट के साथ में। आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए उसने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से और खुद उसकी जगह लेकर के आयरन सल्फेट फॉर्म कर दिया और जो कॉपर था वो अकेला रह गया। फिर है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटी। रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स को प्लेस किया गया है उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पर। तो यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पर। जो आपके सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको टॉप में रखा गया है और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है उनको बॉटम में रखा गया। और जो सेंटर में मेटल्स आ रहे हैं आपके वो क्या है, मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स है। ठीक है, और रिएक्टिविटी को याद रखने की जो ट्रिक है वो मैंने बताई है उस वीडियो में जहाँ पर मैंने नॉन मेटल्स एंड मेटल्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए एचपी टेट के लिए। तो अगर आपको ट्रिक याद करनी है तो आप वो वाली वीडियो में जा कर के देख सकते हो ट्रिक को। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले तो रिएक्टिविटी क्या होती है। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज द टेंडेंसी टू अटेन अ कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। जो आपके एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए या फिर अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करके स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं दूसरे एलिमेंट के साथ में। ठीक है, और जो मेटल्स होते हैं वो उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की। ठीक है, और फिर वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके केटायन फॉर्म करते हैं। और जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की और एनायन को फॉर्म करने की। तो इनकी रिएक्शंस को हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ में। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ NaCl। तो NaCl में सोडियम की आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता ही है कितनी होती है, 281। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से। तो ये क्या करेगा, इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके सोडियम पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा। और फिर आपका जो क्लोरीन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम होता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से। तो वो क्या करेगा, सोडियम ने जो ये इलेक्ट्रॉन लूज़ किया उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्लोराइड आयन बनाएगा, क्लोराइड एनायन बनाएगा और अपनी वैलेंस शेल को कंप्लीट कर देगा। तो इस तरह से सोडियम एंड क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके NaCl फॉर्म करते हैं और इनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो आयोनिक होता है और इसको क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आयोनिक कंपाउंड्स। तो आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, द कंपाउंड्स फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल्स टू अ नॉन मेटल आर कॉल्ड आयोनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। इसमें एग्जांपल आपका है NaCl। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज आयोनिक कंपाउंड्स की।
दे आर सॉलिड एंड हार्ड, जनरली ब्रिटल, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, soluble in water but insoluble in kerosene and petrol. They conduct electricity in molten and solution form but not in solid state. ठीक है। फिर उसके बाद आती है अक्रेंस ऑफ मेटल्स। तो मिनरल्स क्या होते हैं आपके? मिनरल्स आर द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट। एंड फिर आते हैं आपके ओर्स। मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। तो वो मिनरल्स जहाँ से मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है उन्हें हम ओर्स कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ठीक है। उसके बाद आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है आपका एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, सेकंड है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड थर्ड स्टेप होता है रिफाइनिंग। अब हम पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। तो मेटल्स जो है आपके वो 3 तरह के होते हैं, मेटल्स विद हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स विद मीडियम रिएक्टिविटी एंड मेटल्स विद लो रिएक्टिविटी। तो जो हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स है उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? जो उनका ओर होता है उसके मोल्टन सॉल्यूशन का पहले इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है और फिर इलेक्ट्रोलिसिस से प्योर मेटल जो है वो हमें मिलता है। फिर जो मेटल्स होते हैं मीडियम रिएक्टिविटी वाले वो ओस में एग्जिस्ट करते हैं, 2 तरह के ओस में एग्जिस्ट करते हैं। एक आपका कार्बोनेट ओर होता है और दूसरा सल्फाइड ओर होता है। तो फिर इन ओस को जो है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं पहले। तो सबसे पहले कार्बोनेट ओर के केस में क्या होता है, जैसे आपका एग्जांपल यहाँ पर है जिंक कार्बोनेट जो कि जिंक का ओर है। तो इनके केस में क्या होता है, कार्बोनेट ओस को लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हीट किया जाता है जिस प्रोसेस को कैल्सिनेशन बोलते हैं। और फिर कैल्सिनेशन से ऑक्साइड फॉर्म होता है उस मेटल का। ठीक है, जैसे जिंक कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो जिंक ऑक्साइड फॉर्म होता है। ठीक है। और जो सल्फाइड ओस होते हैं उनके केस में क्या होता है, इनको हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर और फिर ऑक्साइड में फॉर्म किया ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है इस ओर को पहले, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। तो जो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर की प्रेजेंस में होती है वो होती है आपकी कैल्सिनेशन, और कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर्स के केस में होती है। और जो एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में होती है वो होती है आपकी रोस्टिंग, और रोस्टिंग सल्फाइड ओर्स के केस में होती है। तो आपके रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से ऑक्साइड बन गया ना मेटल का। अब उसके बाद उस ऑक्साइड की रिडक्शन होगी विद कार्बन और उसके बाद आपको मिलेगा जो मेटल, मतलब आपको मेटल उसके बाद मिल जाएगा और फिर मेटल की प्योरिफिकेशन की जाती है। ठीक है। तो ये था मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी के केस में। अब उसके बाद आते हैं मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। तो लो रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स है वो जनरली सल्फाइड ओस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो सल्फाइड ओस की पहले रोस्टिंग की जाती है, उसके बाद हमें मेटल मिलता है और फिर मेटल की रिफाइनिंग की जाती है। फिर कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स है जो एक्सट्रैक्शन में इन्वॉल्व होती है, इन टर्म्स का आपको मतलब पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं गैंग। ओस आर यूजुअली कंटेमिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ impurities लाइक सॉइल एंड सैंड एंड दीज impurities आर कॉल्ड गैंग। नेक्स्ट इज रोस्टिंग। The sulfide ores are converted into oxides by heating strongly in the presence of excess of air, जैसा कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हो। और कैल्सिनेशन क्या होता है, द कार्बोनेट ओर्स आर changed into oxides by heating strongly in the presence of limited air। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख लो कार्बोनेट ओर को किस तरह से लिमिटेड एयर की प्रेजेंस में हीट करके ऑक्साइड में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रिडक्शन। मेटल ऑक्साइड्स आर रिड्यूस टू corresponding metals by using reducing agent like carbon। तो as you can see here in this example, जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ में रिड्यूस करके हमें जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड मिला, मतलब यहाँ पर हमें मेटल मिल गया, जिंक मिल गया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ठीक है। और इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट से, और फिर उसके बाद क्या होता है, जो इम्प्योर मेटल है एनोड से वो डिसॉल्व हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट में, और उतना ही इक्विवेलेंट अमाउंट जो है वो प्योर मेटल का डिपॉजिट हो जाता है कैथोड पर। ठीक है, आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हो। और उसके बाद में जो आपकी इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है
जो एनोड पर प्रेजेंट थी आपकी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, वो सेटल डाउन हो जाएगी एट द बॉटम ऑफ एनोड, और इसको हम एनोड मड बोलते हैं। आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हो उसको। ठीक है, तो जो आपका इम्प्योर मेटल है वो एनोड पर डिपॉजिट हो जाएगा बॉटम में, और जो आपका प्योर मेटल है मेटल है, जो प्योर मेटल है आपका, वो कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। फिर नेक्स्ट आता है कोरोजन। द सरफेस ऑफ सम मेटल्स गेट कोरोडेड व्हेन दे आर एक्सपोज टू मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड कोरोजन। और इसमें आपके एग्जाम्पल्स है, सिल्वर बिकम्स ब्लैक व्हेन एक्सपोज टू एयर एज इट रिएक्ट विद एयर टू फॉर्म अ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। तो आपने देखा होगा चांदी पर जो है वो काली परत आ जाती है कुछ टाइम के बाद, तो वो किस वजह से होता है? कोरोजन की वजह से होता है। कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड गेन्स अ ग्रीन कोट ऑफ कॉपर कार्बोनेट। तो ये क्या है? कोरोजन होता है उसका, कॉपर का। आपने देखा होगा जैसे कुछ पूजा के बर्तन होते हैं जो कॉपर के बने होते हैं, उन पर कुछ ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है कुछ टाइम के बाद, तो वो कोरोजन की वजह से होती है। आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्चर एक्वायर्स अ कोटिंग ऑफ अ ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। फिर नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग एंड मेकिंग एलॉयज। तो इस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं आयरन के जो आयरन के जो मटेरियल्स होते हैं उनको कोरोजन से। गैल्वेनाइजेशन क्या होती है? इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। फिर उसके बाद आपके एलॉयज आते हैं। एलॉय क्या होते हैं? एलॉय इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल एंड अ नॉन मेटल। ठीक है, तो एलॉय आपको होमोजेनस मिक्सचर होता है दो मेटल्स का, या फिर एक मेटल एंड एक नॉन मेटल का। अब आपके एग्जाम्पल्स है एलॉय में। तो एलॉय में आपके एग्जाम्पल्स है, सबसे पहले आयरन। आयरन क्या होता है? मिक्सड विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। जब आयरन को कार्बन के साथ में मिक्स करेंगे तो ये हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और कुरोड नहीं होगा। स्टील आपका जो है वो एलॉय होता है। आयरन, निकल, क्रोमियम एंड कार्बन का। ब्रास आपका कॉपर एंड जिंक का एलॉय होता है। ब्रॉन्ज कॉपर एंड टिन का एलॉय होता है। सोल्जर लेड एंड टिन का एलॉय होता है। और अमलगम जो है वो मर्करी का एलॉय होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।